वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टारगेट में आपका स्वागत है। आज मैंने सीटेट दिसंबर 2019 का प्रीवियस ईयर मैथ का क्वेश्चन लेके आया हूँ। कल पार्ट 1 लेके आया था, आज पार्ट 2 लेके आया हूँ। आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। पहले वीडियो को नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगा, जाके वहाँ से देख लीजिएगा। और PDF पाने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। मैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हैं या एग्ज़ाम टारगेट के नाम से सर्च कर सकते हैं। चलिए चलते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, आयशा के पास केवल 5 रुपये और 10 के सिक्के हैं। यदि उसके पास सिक्कों की कुल संख्या 25 और रुपये 160 का धन है तो उसके पास 5 रुपये और 10 रुपये के सिक्कों की संख्या है। कैसे करेंगे ये क्वेश्चन? कैसे कर सकते हैं आप ये क्वेश्चन? आप एलिगेशन मेथड से आसानी से कर सकते हैं। देखिए कैसे एलिगेशन मेथड से होगा क्वेश्चन। देखिए कैसे होगा। 5 रुपये का सिक्का है, एक कैसा सिक्का है, एक 10 रुपये का सिक्का है। ठीक है, यदि उसके पास सिक्कों की कुल संख्या 25 और 160 धन है तो मिश्रित सिक्का कितना होगा बताइए? 160/25 होगा। बताइए, होगा 160/25। कटाएंगे कितना आएगा बताइए? 25 6 के 150 0.4 कितना आ जाएगा? 6.4 रुपया। उसके पास मिश्रित कुल सिक्के कितने थे? कुल सिक्का कितना था मिश्रित? 6.4 था। कैसे निकाले? कुल धन बटे कुल सिक्कों की संख्या कितना निकल गया? 6.4। ठीक है, आप एलिगेशन मेथड लगा दीजिए। बड़ा कौन है? बड़ा में से छोटे को घटाइए। 10 में से 6.4 को घटाएंगे कितना आएगा बताइए? 6 मतलब 3.6 कितना है? 3.6। फिर छोटे में से मतलब अब इस बड़े में से इस छोटे को कितना आएगा? 1.4। कितना आएगा? 1.4। आप कटा दीजिए। देखिए कट रहा है तो पहले तो यहाँ से दशमलव हटा, यहाँ से भी दशमलव हट जाएगा। ठीक है, दोनों ओर 10-10 का मल्टीप्लाई करेंगे, 10 दशमलव हट जाएगा। आप अब इसके गुणा कीजिए। 2 7 14 और ये 2 18 बार। ठीक है, कितना अनुपात आ गया? 18:7 का अनुपात आ गया। कितना आ गया? 18:7 का अनुपात आ गया। अब क्या पूछ रहा है? तो उसके पास 5 रुपये और 10 रुपये के सिक्कों की संख्या क्या है? तो कितना है? 5 रुपये का सिक्का कितना है? 18 और 10 रुपये का सिक्का कितना? 7। आंसर क्या आ गया? ऑप्शन नंबर 3, 18 और 7। ठीक है, देखिए आप आसानी से कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बताइए। एक अभाज्य संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होते हैं। यह बात सही है या गलत? बताइए। सही है। एक अंक वाली केवल 4 अभाज्य संख्याएं हैं। यह भी सही है। एक अंक वाली कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 4 ही अभाज्य संख्याएं। कौन कौन? देखिए, 2 3 5 7। देखिए, एक अंक वाली केवल 4 अभाज्य संख्याएं हैं। कौन कौन है? 1 2 है, एक 3 है, एक 5 है और एक 7 है। ठीक है, तो ये भी सही है। अब क्या बोल रहा है?
सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती हैं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। देखिए ये सम है, देखिए ये सम है और ये सब तो विषम है, तो सभी अभाज्य संख्याएं विषम तो है नहीं, तो क्या होगा आंसर हम लोग का तीसरा। आंसर क्या होगा तीसरा, ये गलत है। सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती हैं, ये गलत है, क्योंकि इसमें दो देखिए है, ये सम होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्या है, अभाज्य संख्याएं अपरिमित रूप से अनेक हैं, ये भी सही है। तो आंसर क्या हुआ हम लोग का तीसरा, सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं, ये क्या है गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है वह संख्याएं जो 1 से 10 दोनों सम्मिलित तक सभी संख्याओं से विभाज्य होगी निम्न है। बताइए कौन है जो सभी संख्याओं से विभाज्य होगा। तो 1 से 10 तक देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्या बोला ये सभी से विभाज्य होने चाहिए। ऐसी कौन सी संख्या है, देखिए ये 3 से विभाज्य होगी नहीं, तो ये तो होगा नहीं। ये देखिए ये भी 3 से नहीं विभाज्य होगा, ये भी नहीं होगा। देखिए ये भी 3 से नहीं विभाज्य होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये तीनों नहीं होंगे, तो क्या होगा ऑप्शन नंबर 2, ये 1 से 10 तक सभी संख्याओं से विभाजित है। 2520 सभी संख्याओं से विभाजित है, तो आंसर क्या होगा 2, यही 2520। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 क्या बोल रहा है 17.5, क्या बोल रहा है 17.5 इंटू 3 माइनस 21, ये क्या है भागा है, वहाँ समझ नहीं आ रहा हो, डिवाइड का चिन्ह है, और 7 माइनस 3 इंटू 12.5 12.5। ठीक है, अब हल करिए। पहले क्या किया था, बोडमास नियम क्या कहता है, ब्रैकेट हो तो पहले ब्रैकेट तोड़िए, फिर क्या कीजिए डिवाइड कीजिए, डिवाइड कीजिए कितना हो रहा है 7, कितनी बार जाएगा 3 बार, तो कितना हो गया 17.5 इंटू 3 माइनस 3 बार कटा माइनस 3 इंटू 12.5। ठीक है, 17.5 17.5 में 3 का मल्टीप्लाई करिए कितना आ रहा है, देखिए 52.5 आएगा, देखिए 52.5 आएगा, माइनस 3 इंटू 12.5 में मल्टीप्लाई करिए कितना आएगा, देखिए 37.5 आ रहा है, देखिए आएगा। अब देखिए 52.5 और इस दोनों को जोड़ेंगे, माइनस माइनस को कितना होगा माइनस, बताइए कितना आ रहा है 40.5, 37 3 40.5, अब घटाइए कितना आ गया 12, 52.5 से माइनस 40.5 घटाएंगे कितना आ गया 12, आंसर क्या होगा 4 12। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, आज का क्वेश्चन नंबर होगा हमको लग रहा है 5, एक बाग के वृक्ष में निम्न के वृक्ष की संख्या 1/6 भाग है, आधे वृक्ष अशोक के और शेष यूकेलिप्टस से हैं। यदि नीम के वृक्षों की संख्या 5 है तो बाग में यूकेलिप्टस की संख्या क्या है। देखिए अब आसानी से कर सकते हैं, देखिए क्या बोल रहा है, एक बाग के वृक्ष में निम्न के वृक्षों की संख्या क्या है 1/6 भाग है, मतलब नीम की संख्या क्या है, देखिए n से नीम लिख रहा, नीम की संख्या क्या है 1/6 भाग। ठीक है, टोटल मान लो कितने थे वृक्ष की संख्या, टोटल कितने थे x थे, और उसका 6ठा भाग क्या है नीम है। ठीक है, अब क्या बोल रहा अशोक, अशोक के पेड़ कितने हैं, क्या बोला आधे वृक्ष अशोक के हैं, मतलब जितने टोटल वृक्ष थे x उसके आधे क्या है अशोक के हैं, तो x/2। ठीक, और क्या बोला शेष यूकेलिप्टस के हैं, क्या है शेष यूकेलिप्टस के हैं, तो कितना हो गया ये दोनों यूकेलिप्टस के कितने हो गए, यूकेलिप्टस के कितने हो गए, देखिए टोटल में से इन दोनों को घटाइए, तो x/6 प्लस x/2,
घटाएंगे तो यूकेलिप्टस का निकल के आ जाएगा। तो यूकेलिप्टस कितना आएगा, देखिए x माइनस इन दोनों को एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 6, 6 x प्लस 3x कितना आ गया 4x/6, कितना आ गया 4x/6, कितना आ गया 4x/6। तो यूकेलिप्टस कितना आ गया 6x माइनस 4x, कितना आ गया 6x माइनस 4x/6, घटाएंगे कितना आ गया 2x/6, तो मतलब x/3। यूकेलिप्टस कितना आ गया x/3, निकाल के देख सकते हैं। अब क्या पूछ रहा है, यदि नीम के वृक्षों की संख्या 5 है, ये क्या है, इसके बराबर कितनी है 5 है, तो x/6 बराबर 5। नीम की संख्या कितनी है x/6, रेशियो में x/6 के बराबर कितना है 5 वृक्ष है, x/6 बराबर 5 वृक्ष, तो x बराबर 30। तो हम लोग से क्या पूछा, वृक्ष की कुल संख्या कितनी निकल गई 30 निकल गई। तो हम लोग से क्या पूछा, यूकेलिप्टस की संख्या, यूकेलिप्टस कितना है x/30, x/30, यूकेलिप्टस कितना है x/30, x का मान कितना है 30/3, कितना आ गया यूकेलिप्टस 10। पेड़ों की संख्या यूकेलिप्टस की कितनी है 10, ठीक है। इसको आप एक और मेथड से कर सकते हैं, देखिए कैसे, क्या बोला, एक बाग के वृक्ष में नीम के वृक्षों की संख्या क्या है 1/6 भाग। अब मान लीजिए बाग में कितने थे, बाग में वृक्षों की संख्या क्या थी 12 मान लीजिए, जिसे आपको कर सके। तो बाग में कितने टोटल वृक्ष थे 12, तो नीम के वृक्ष कितने हो गए 1/6 भाग, इसका कितना है 1/6 भाग है, तो कितना होगा 12/6, 2 हो गए नीम की संख्या पेड़ों की। अब क्या बोल रहा, अशोक के आधे वृक्ष अशोक के हैं, टोटल वृक्ष कितने 12, उसके आधे कितने हैं अशोक के, तो 2 छके 12, 12/2 कितना हो गया 6, 6 कितने हो गए अशोक के, 6 रेशियो कितने हो गए अशोक के, और शेष यूकेलिप्टस के। तो टोटल 12 थे, 2 नीम के 6 अशोक के, 8 हो गए, और कितना बचा 4, 8 4 12, 4 कितना होगा, ये 4 क्या है यूकेलिप्टस का है, ठीक है। अब क्या बोला, यदि नीम के वृक्ष की संख्या 5 है, नीम के वृक्ष की संख्या कितनी 5 है, तो 2 रेशियो बराबर कितना है 5 है, तो 1 रेशियो बराबर 5/2, 1 रेशियो बराबर कितने 5/2, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है, यूकेलिप्टस की कितने वृक्ष हैं, तो यूकेलिप्टस के कितने वृक्ष हैं 1 रेशियो बराबर 5/2, तो 4 रेशियो बराबर कितना होगा बताइए, 4 रेशियो बराबर कितना होगा 5/2 इंटू 4, यूकेलिप्टस की संख्या कितनी होगी 2 दूना के 4, 5 दूना के 10, कितना होगा 10, यूकेलिप्टस के वृक्ष की संख्या कितनी है 10, ठीक है। आंसर क्या होगा 4। आप दोनों में से कोई मेथड जो आपको अच्छा लगे, एक बेसिक है और एक ट्रिक मेथड टाइप का है, आप जिससे अच्छा लगे वो कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी दिल्ली से 29 अगस्त 2019 को 16:30 बजे प्रस्थान करती है और अपने गंतव्य पर 31 अगस्त 8:45 पर पहुंचती है, इस यात्रा का कुल समय है। कैसे करेंगे, देखिए आप सिंपल सा है, आप लिख लीजिए पहले 29 अगस्त 2019, फिर कब पहुंचती है 30 को, 30 अगस्त, फिर कब पहुंचती है 31 अगस्त, ठीक है। 29 अगस्त को कब चलती है 16:30, मतलब शाम को 4:30 बजे। अगर शाम को 4:30 बजे चलती है, तो अगर 30 अगस्त को शाम को 4:30 बजे जाएगी, 4:30 बजे पहुंचेगी, तो कितने घंटे का समय लेगी 24 घंटे का समय लेगी। अगर 29 अगस्त को शाम को 16:30 पे चलती है, तो अगले दिन 30 तारीख को 16:30 पे पहुंचेगी अगर, तो कितने घंटे का समय लेगी 24 घंटे का समय लेगी, ठीक है। अब क्या कर रही है,
अब 30 अगस्त को चलती है, 30 अगस्त से चलती है, 31 अगस्त को सुबह सुबह 4:30 बजे, सुबह 4:30 बजे पहुंचती है। तो सुबह 4:30 बजे पहुंचती है तो कितने घंटे का समय लेगी? 12 घंटे का और समय लेगी लेगी लेकिन हम लोग को अभी ट्रेन कितने बजे पहुंच रही? 8:45 पे। अब 4:30 से 8:45 तक और चलती है, 8:45 तक और चलती है। तो अब कितना समय लेगी बताइए? 4 घंटे 15 मिनट का समय लेगी, 4 घंटे 15 मिनट का और समय लेगी। 4:30 बजे सुबह चलेगी और 8:45 पे पहुंचना है उसको, तो 4 घंटे 15 मिनट का समय और लेगी। अब टोटल समय जोड़ लीजिए जितना होगा, 24 घंटे 12 घंटे और 4 घंटे 15 मिनट जोड़ेंगे कितना आएगा? जुड़ी 40 घंटे 15 मिनट। कितना आएगा? 40 घंटे 15 मिनट। ऑप्शन क्या होगा? 2। ठीक है। अब आंखों आंखों से भी कर सकते थे। 16:30 अगले दिन जाएगी 24 घंटे, फिर उसके अगले दिन भोर में पहुंचेगी तो कितना? 12 घंटे और, तो 24 12 कितना हो गया? 36 घंटे। और क्या होगा फिर उसके बाद? भोर से 4:30 सुबह से 8:30 8:45 सुबह तक पहुंचने में कितना लगेगा? 4 घंटे 15 मिनट। टोटल जोड़ेंगे 40 घंटे 15 मिनट। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें लंबाइयों को घटते क्रम में व्यवस्थित किया गया है? देखिए किसमें किया गया है। पहले ये बताइए, 1 मिलीमीटर बराबर 1 मीटर बराबर क्या होता है? 100 सेंटीमीटर होता है। 100 मिलीमीटर 10 मिलीमीटर बराबर क्या होता है बताइए? 1 सेंटीमीटर। ठीक है। 10 डेसीमीटर बराबर क्या होता है? 1 मीटर। 10 डेसीमीटर बराबर क्या होता है? 1 मीटर। ठीक है। तो बताइए लंबाइयों के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। कौन है बताइए? आंसर क्या होगा? दूसरा। 8500 मिलीमीटर कितना होगा? 850 सेंटीमीटर। 80 डेसीमीटर कितना हो गया? 1 मीटर, मतलब 8 मीटर। ठीक है। कितना हो गया? 8 मीटर और 8 सेंटीमीटर कितना होगा? आप ऐसे हल करेंगे तो कितना आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। ठीक है। अगला क्वेश्चन, गणित के प्राथमिक पाठ्यक्रमों में प्रतिचित्रण का परिचय देने का मुख्य प्रयोजन है? ए, त्रिविम विचार क्षमता को प्रोत्साहन देना, बी, अनुपातिक विवेचना को प्रोत्साहन देना, सी, विषय को सरल और रुचिकर बनाना, और डी, संख्याओं की निरस्तता को समाप्त करना। बताइए गणित के प्राथमिक पाठ्यक्रम में प्रतिचित्रण का परिचय देने का मुख्य प्रयोजन है। आंसर क्या होगा? ए और बी दोनों। ए और बी दोनों। त्रिविम विचार क्षमता को प्रोत्साहन देना भी होता है और अनुपातिक विवेचना को प्रोत्साहन देना भी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक 180 सेंटीमीटर लंबी तार को एक आयत का रूप दिया गया। यदि आयत की चौड़ाई 30 सेंटीमीटर है तो इसकी लंबाई क्या होगी? क्या कह रहा है? 180 सेंटीमीटर लंबी तार को एक आयत का रूप दिया गया, मतलब आयत का परिमाप क्या होगा? 180 सेंटीमीटर के बराबर है। आयत का परिमाप तार की लंबाई के बराबर होगा। आयत का परिमाप, एक आयत है, आयत की चौड़ाई क्या है? 30 सेंटीमीटर, लंबाई L। तो क्या होगा? आयत का परिमाप, आयत परिमाप किसके बराबर होगा? आयत की लंबी तार को आयत के रूप में दिया गया, तो आयत का परिमाप किसके बराबर होगा? तार की लंबाई के बराबर। तार की लंबाई के बराबर।
ठीक है। तो आयत का परिमाप कितना होता है 2l + b, और तार की लंबाई कितनी है 180 सेंटीमीटर। ठीक है, l + b कितना हो गया, 2 से कटाएंगे, कितनी बार कटेगा 90 बार। तो हम लोग को क्या निकालना है, l निकालना है। b कितना दिया है 30 सेंटीमीटर, तो l का मान कितना हो जाएगा 90 - b ब्रेथ चौड़ाई, b कितना दिया है 30, आंसर क्या आ गया 60। आंसर क्या आ गया 60 सेंटीमीटर। ठीक है, आंसर क्या आ गया 60 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन, कक्षा 2 के छात्रों को 44 लिखने के लिए कहा गया तो कुछ ने 404 लिखा। अध्यापक के रूप में आप इसको कैसे संबोधित करेंगे। पहला, उनको उस समूह में रखेंगे जिसने सही लिखा है, ऐसी तो कोई बात नहीं है। आप गलत लिखेंगे तो सही तो समूह में आएंगे नहीं, तो पहला क्या हुआ आपका गलत हो गया। ठीक है। दूसरा, उन्हें सही उत्तर प्राप्त करने के लिए कहेंगे। ये भी हो सकता है, लेकिन सही उत्तर अगर वो गलत लिख रहे हैं तो सही उत्तर तो प्राप्त करने से चाहिए, ये भी गलत है। उनकी कॉपियों में सही उत्तर लिखेंगे, मैं तो उत्तर लिखूंगा नहीं, ये भी गलत है, उन्हें खुद लिखना होगा। तो चौथा क्या होगा, ये सही होगा। क्या होगा, उन्हें मूर्त पदार्थ से विनिमय नियम समझाएंगे। क्या करेंगे, उनको हम लोग नियम समझाएंगे, उनको बताएंगे कैसे लिखना है, क्या करना है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा 4। चलिए अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 56, NCF राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से विषय प्राथमिक विद्यालय में गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है। आंसर क्या होगा, 1 प्रतिरूप, दूसरा अनुपात, तीसरा चौपड़ और चौथा सममिति। तो आंसर क्या होगा, दूसरा अनुपात। अनुपात 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से विषय के प्राथमिक विद्यालय में नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, सूत्र का प्रयोग किए बिना अध्यापक निम्नलिखित में से किन साधनों शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग यह दर्शाने के लिए कर सकता है कि विभिन्न आयामों वाले दो आयतों का क्षेत्रफल समान होता है। ए पैमाने विधि से, बी ग्राफ पेपर से, सी धागा से, डी टाइल से। तो आंसर क्या होगा, बी एंड डी। आंसर क्या होगा, बी एंड डी। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 बी एंड डी। ग्राफ से और टाइल से, ग्राफ पेपर से और टाइल से। ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को गणित पढ़ाने के लिए बनाई जाने वाली पाठ्य योजना का निम्नलिखित में से कौन सा अति महत्वपूर्ण पहलू है। ए विद्यार्थियों को अवसर देने की वे संकल्पनाओं की संरचना करें। दूसरा, क्रियाकलापों को लिखना और इस संदर्भ में प्रश्न देना। तीसरा, पाठ्य पुस्तक के अनुक्रम का अनुसरण करना। और चौथा, गणितीय संकल्पनाओं को संरचनात्मक ढंग से प्रस्तुत करना। बताइए क्या होगा आंसर 58 का, क्या होगा ए। क्या होगा ए, विद्यार्थियों को अवसर देने की वे संकल्पनाओं की संरचना करें। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से गणित में उपलब्धि कम होने का कारण क्या हो सकता है। ए गणित का स्वरूप, बी व्यक्ति की स्वाभाविक क्षमता, तीसरा लिंग और चौथा सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। निम्न में से क्या पूछा, निम्न में से गणित में उपलब्धि कम होने का कारण क्या है। तो गणित का स्वरूप ये तो है नहीं, व्यक्ति की स्वाभाविक क्षमता ये भी नहीं है, लिंग तो कोई है नहीं। तो आंसर क्या होगा चौथा, सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। गणित में उपलब्धि कम होने का कारण क्या है, सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। अगला क्वेश्चन, यह समझाने के लिए कि 1/4 1/3 से छोटा है
निम्नलिखित में से कौन सी योजना सबसे अधिक उपयुक्त है? एक, डायनिस ब्लॉक्स का प्रयोग, दूसरा संख्या चार्ट का प्रयोग, तीसरा लघुत्तम समावर्ती विधि का प्रयोग और चौथा कागज की पट्टियों का प्रयोग। आंसर क्या होगा? सबसे उपयुक्त विधि 4, कागज का पट्टियों का प्रयोग। ठीक है, 1/4 कामा 1/3, 1/4 1/3 से छोटा है। ये कैसे हम लोग उपयुक्त विधि है समझा सकते हैं? कागज की पट्टियों का प्रयोग करके। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और PDF पाने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा।